जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग यूनिट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, पेपर 1 पार्ट ए। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेपर 1 पार्ट ए की यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट किया था। ठीक, उसमें हमने देखा था मेजर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, और उसके बाद फिर हमने ट्राइबल हीरोज के बारे में पढ़ा था जो मध्य प्रदेश के थे एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री। आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं यूनिट, वो है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। इसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक, तो ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो पढ़ने वाले हैं एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। इसके अलावा इस यूनिट में ही हमने को इंडियन कल्चरल हेरिटेज साइट्स देखनी है, स्पेशली रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर के, कौन कौन से फेस्टिवल्स, कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसके अलावा हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़नी है और टूरिज्म किस तरीके का है मध्य प्रदेश। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, ये यूनिट। इसमें पहला जो सेक्शन है वो है एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पहले हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। अब आज जो हमारा यूनिट 4 का पहला टॉपिक है वो है एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। इसका मतलब होता है कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। मतलब भारत एक नेशन के रूप में वो कब एक गणतंत्र राज्य बना, ठीक है, या एक कहे रिपब्लिकन कंट्री। तो भारत का उसका उदय होना एज अ रिपब्लिकन नेशन हमें आज की इस टॉपिक में पढ़ना है। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम शुरुआती लेवल पर इंडिया में बात करें, तो एज वी ऑल नो दैट वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस we have got the independence on 15th August 1947। देखिए, भारत जो था उसको स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमें देश को आजादी मिली, ठीक, तब क्या हमारा देश एक रिपब्लिकन कंट्री था या रिपब्लिकन नेशन था? ठीक, जब हमें 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब क्या हमारा देश एक रिपब्लिकन कंट्री था? द आंसर इज नो। इस टाइम पर हमारा देश एक रिपब्लिक नेशन नहीं था। ठीक, रिपब्लिक नेशन नहीं था। हमारा देश जो गणतंत्र बना, ठीक है, या हम कहें हमारा देश जो एक रिपब्लिक नेशन बना, ठीक, ये बना 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ पूरी तरीके से? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो तो 26 नवंबर को ही बन गया था, 1949 को। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कब बना था? 26 नवंबर 1949। लेकिन जो लागू हुआ पूरी तरीके से वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारा देश जो था वो एक रिपब्लिकन नेशन के रूप में सामने आया। मतलब हमारा इंडिया हैज बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और इसीलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हर साल 26 जनवरी को हम
रिपब्लिक डे मनाते हैं। और हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा जो देश था वो एक गणतंत्र राज्य बना, मतलब एक रिपब्लिकन नेशन। ठीक है, मतलब एक रिपब्लिकन नेशन बना। ठीक, तो आपको ये समझना होगा कि जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, उस टाइम पर हमारा देश रिपब्लिक नेशन नहीं था। हमारा देश रिपब्लिक नेशन कब बना? 26 जनवरी 1950। ठीक, तो इसी दिन कहा जाए औपचारिक रूप से अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा देश औपचारिक रूप से सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन, रिपब्लिकन मतलब होता है गणराज्य। तो इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य बना। ठीक, यहां पर दो टर्म्स का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ठीक, एक था समाजवादी, मतलब सोशलिज्म, सोशलिस्ट, और दूसरा जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं वो है धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेकुलर कहते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर का इस्तेमाल नहीं किया हमने, जबकि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भारत एक सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन है आज की डेट। मतलब भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लेकिन उस टाइम पर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तब ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर ये संविधान का हिस्सा या प्रियम्बल का हिस्सा नहीं थे। इनको बाद में ऐड किया गया। ठीक, इनको प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया। और ये कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 1976 में आकर के 42वें संविधान संशोधन से सोशलिस्ट, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, ये वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र, हमारा देश एक गणतंत्र देश बना, गणतंत्र राज्य बना, उस टाइम पर उनका था संप्रभु और जो था लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन हम रिपब्लिकन नेशन कब बने? 26 जनवरी 1950 को। इसी कारण से हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, इसी दिन हमारे देश में संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य स्थापित हुआ। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बाद में जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, अब देखिए गणतंत्र जब हमारा राज्य बना, ठीक, इससे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। और ब्रिटिशर्स का रूल को कहा जाता था कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स को कौन सा रूल कहा जाता था? उनके रूल को कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है औपनिवेशिक शासन। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक शासन। तो औपनिवेशिक शासन हुआ करता था, कॉलोनियल रूल हुआ करता था। अब जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपने देश को रिपब्लिकन घोषित किया, ठीक, तब आप बात कर सकते हैं कि इस कॉलोनियल रूल से फ्री हो गए हम पूरी तरीके से, और हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक, ठीक है, या आप कहें जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता साबित हुई। मतलब हमने अपने देश को कैसा बनाया? देखिए हमारा देश 1947 से पहले एक कॉलोनियल रूल की तरह था। ठीक, लेकिन हमने अपने देश को कैसा बना दिया? हमने अपने देश को बनाया डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इसके अलावा हमने बनाया जस्टिस,
न्याय, इक्वेलिटी, समानता, ये सारी चीजें हमारे संविधान का प्रतीक चिन्ह है। जो हमारा देश का संविधान है उसका प्रतीक चिन्ह है ये। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं। न्याय के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होती है। जस्टिस, जस्टिस में भी राजनीतिक होता है, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अलग अलग जस्टिस है। इसके अलावा समानता, इक्वालिटी। तो हम कॉलोनियल रूल से परिवर्तित होकर के क्या हो गए, एक लोकतांत्रिक शासन, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मतलब हमारी जो प्रायोरिटी हुआ करती थी, मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या थी, हम एक कॉलोनियल रूल से बदल के क्या बने, हम एक लोकतांत्रिक देश बने, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, इक्वालिटी। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यह समझना होगा कि इस रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी तक हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा देश एक रिपब्लिक है। ठीक है, मतलब हमारा देश एक गणराज्य है। ठीक है, हम एक गणतंत्र राज्य है। तो इस गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ठीक। तो रिपब्लिक का मतलब बेसिकली जो होता है, इसमें जो हेड ऑफ द नेशन होता है, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द नेशन। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी राष्ट्र का प्रमुख होता है या हेड ऑफ द नेशन होता है, उसको उस देश की जनता, मतलब उस देश के जो लोग हैं, मतलब पीपल्स, देश की जनता, या तो उसको डायरेक्टली इलेक्ट करती है या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है। ठीक। मतलब कि किसी भी देश को गणतंत्र राज्य तभी कहा जा सकता है जब उनके राष्ट्र का प्रमुख जो होता है या हेड ऑफ द नेशन, उनको जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, या हम कहें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। निर्वाचन मतलब इलेक्ट होना। ठीक है, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के राष्ट्र के प्रमुख कौन है, हेड ऑफ द नेशन? हेड ऑफ द नेशन हमारे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है हमारे? हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र के प्रमुख। और आपने देखा हो, राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल में किया जाता है। 5 ईयर का टर्म होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का, और हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति चुने जाते, इलेक्ट होते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई खानदान राजा है तो उसी के वंशज लगातार मोनार्क के रूप में काम करते रहेंगे, जैसा ब्रिटिश में होता है, यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम में। वहां पर एक राजाशाही परिवार है, वही मोनार्क है, उन्हीं के खानदान के लोग बनते रहते हैं। वहां का हेड ऑफ द नेशन इलेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो एक गणतंत्र राज्य नहीं। हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द नेशन है या राष्ट्र का प्रमुख है, ये जनता के द्वारा एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए इलेक्ट होता है। तो इसी देश को एक रिपब्लिक देश कहा जाता है, जहां पर उसका राज्य प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का फर्क ये होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है जहां जनता डायरेक्टली वोट करके उसको इलेक्ट कर रही है, मतलब उसका निर्वाचन खुद प्रत्यक्ष होकर के वोट डाल करके कर रही है, जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है, यूएसए। यूएसए में अगर आप देखें तो यूएसए में अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं चुनाव, और वो यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं। तो किन्होंने चुना है? उनको लोगों ने चुना है। लोगों ने उनको वोट डायरेक्टली दे करके चुना, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्या है, हेड ऑफ द नेशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि वहां पर भी जो हेड ऑफ द नेशन या राज्य प्रमुख है वो चुना जाता है, इलेक्ट होता है।
वैसा ही इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति का जो हमारे चुनाव होता है उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं डाली होगी। आप लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं, आप विधानसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टली राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। क्यों नहीं चुना जाता वो हम बात की बात करेंगे। बट हमारे यहाँ हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए भेजते हैं, एमएलए को कौन इलेक्ट कर रहा है? एमएलए को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करती है। भाई विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। और ये जो एमएलए होते हैं, ठीक है, या हम लोकसभा की अगर हम बात करें तो जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। अभी हाल ही में हुआ 2024 का। तो अपने अपने सांसद या अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने गए लोगों के द्वारा। तो ये जो एमपी और एमएलए जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। मतलब यहां पर जनता है, लेकिन जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जनता ने किनको चुना? एमएलए और एमपीस को। और वो एमएलए और एमपीस किसको चुनेंगे? राष्ट्रपति को चुनेंगे। मतलब हमारे देश में जो इलेक्शन होता है हेड ऑफ द नेशन का, वो इनडायरेक्ट होता है। तो इंडिया भी एक रिपब्लिक कंट्री है, यूएसए भी एक रिपब्लिक कंट्री है। बस फर्क इतना है कि वहां पर हेड ऑफ द नेशन डायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा, और हमारे यहाँ इनडायरेक्टली चुना जाता है। मतलब लोग अपना वोट दे करके विधायक और सांसद बनाते हैं, एमएलए और एमपी बनाते हैं, और वही एमएलए और एमपी जो है वो बाद में आगे चल के किसके लिए वोट डालते हैं? राष्ट्रपति के लिए डालते हैं। ठीक, तो आपको रिपब्लिक का मतलब समझ में आया। रिपब्लिक में दो ही चीजें हैं। एक तो हेड ऑफ द नेशन जो होगा वो इलेक्ट होगा, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होगा। फिक्स टेन्योर मतलब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का टेन्योर है 5 साल, ठीक, अमेरिका में 4 साल है। अमेरिका में कितना है? 4 साल। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 4 साल। ठीक, तो इनका एक फिक्स टेन्योर है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ वो जो चुने जाते हैं, ठीक है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है इंडिया में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहाँ चुना जाता है? यूएसए में। तो क्यों भारत एक गणतंत्र राज्य है, आपको समझ में आया? या कोई भी राज्य, कोई भी देश गणतंत्र कब होता है, ये कंडीशन समझ में आई आपको? उनका राज्य प्रमुख चुना जाएगा, वो कहीं से बिठाया नहीं जाएगा, वो चुना जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। भारत एक गणतंत्र राज्य इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर लोग अपना डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और एमपी को चुन रहे हैं, मतलब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक सरकार होती है हमारे यहाँ। भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सरकार कौन चुनता है? सरकार लोग चुनते हैं। लोग अपना वोट दे करके सरकार बनाते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है वो चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं राष्ट्रपति, और इनका टेन्योर भी फिक्स होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चुन लिए गए तो इनका कार्यकाल चलता रहेगा, नहीं, ये एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होते हैं राष्ट्रपति। ठीक, तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडिया एक गणतंत्र, या हम कहें इंडिया इज अ रिपब्लिक। वाई? बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारी एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है, और एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए हमारा राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले, इंडिया के सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनको एज अ राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को, मतलब संविधान लागू होने से 2 दिन पहले इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जो संविधान सभा थी, क्योंकि उस टाइम पर देखिए, उस टाइम पर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? एमपी और एमएलए। ठीक है, मतलब कि जो
संसद में जो सदस्य होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा के सदस्य होते हैं एमएलए, ये चुनते हैं। अब इस टाइम तक हमारा इलेक्शन नहीं हुआ था। जब हमने अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम तक हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। हमारे यहाँ जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा बनाई गई और विधानसभाओं में चुनाव हुए, ये हुआ 1951-52 में। मतलब हमारे यहाँ पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव 1951 और 52 को हुए थे। इसके बाद लोकसभा बनी, राज्यसभा बनी और विधानसभाएं बनी, और इसके बाद से जो राष्ट्रपति चुने जाने लगे वो प्रॉपर तरीके से रिपब्लिक तरीके से चुने जाने लगे। लेकिन इनको भी एज अ रिपब्लिक माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर इनका जो चुनाव किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किया था, संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। उन्होंने ही इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत देश के क्या रहेंगे, राष्ट्रपति। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राष्ट्रपति थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। संविधान सभा क्यों बनी थी? हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए संविधान सभा बनी थी। और संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हो रहा था और हमारा देश एक रिपब्लिकन कंट्री बन रहा था, तब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना था उस टाइम पर। क्योंकि उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि उस टाइम पर हमारी विधानसभा और लोकसभा ये नहीं बन पाई थी। ठीक है, मतलब एमपी और एमएलए नहीं चुन के आ पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हुआ नहीं था। ठीक, लेकिन उसके बाद भी इनको रिपब्लिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये भी उस टाइम पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके चुने हुए सदस्यों ने इनको भेजा था। मतलब अंग्रेजों के टाइम भी क्या थी, हमारे यहाँ विधानसभाएं थी, अंग्रेजों के टाइम उनको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। तो जो राज्यों की प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करती थी, उन्होंने अपने अपने राज्यों में लोगों ने अपने अपने प्रतिनिधित्व चुने प्रोविंशियल असेंबली में, और वही प्रोविंसेस की असेंबलीज जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। तो एक तरीके से ये भी क्या था, लोगों के ही द्वारा इनडायरेक्टली चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य। तो उन्होंने किसको चुना, राष्ट्रपति को चुना। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, देश के राष्ट्रपति बने। और इस तरीके से 26 जनवरी को भारत जो था वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र घोषित हो गया। ठीक है, तो भारत क्या हुआ, स्वयं को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री उसने घोषित कर दिया। और इसीलिए हम 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि हम उस यात्रा को याद कर सके कि किस तरीके से हमारा देश एक गणराज्य बना, गणतंत्र राज्य बना। समझ में आया आपको? ठीक, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही गणतंत्र राष्ट्र बनने की, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या रहे, तो इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है। देखिए, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक, तब उस टाइम पर हमारे देश में 550 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। वी हैव गॉट 550 प्रिंसली स्टेट्स, 550 रियासतें थी, और उन रियासतों का इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये पहली स्टेज थी। भाई, पहले राज्यों को ये जो अपने राज्य थे, ठीक है, रियासतें, उनको पहले एकीकरण करना था। तो 1947 से लेकर के 1950 तक इनके एकीकरण का काम चला। और आप जानते हैं कि हमारे देश में इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनको आयरन मैन भी कहते हैं। तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई राज्यों का, ये रियासतों का एकीकरण करने का। तो पहला स्टेज जो था वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों का एकीकरण। इसके बाद हमारा संविधान बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना हमारा? तो मैंने आपको बताया था
कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, हमारे संविधान का बनने की डेट जो है वो है 26 नवंबर 1949। ठीक, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, लेकिन जो बना था वो कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और तीसरा स्टेज था हमारे देश का डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन घोषित होना। वी हैव डिक्लेयर्ड एज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री। कब किया हमने? 26 जनवरी 1950 को। मैंने बताया आपको, संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया तो लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र घोषित, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेशन डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1950 को। और इसके बाद जो आखिरी स्टेज थी रिपब्लिकन बनने की, वो था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, प्रथम आम चुनाव। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52। ठीक, तो ये 4 स्टेजेस थी जो कि हमारे देश के रिपब्लिकन बनने की कुछ प्रमुख इवेंट्स थे। ठीक है, मतलब जो हमारे देश को एक तरीके से कहा जाए तो महत्वपूर्ण घटनाएं थी गणराज्य बनने में, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में। पहला था रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फिर था संविधान का निर्माण, 26 नवंबर 1949। फिर था हमारे देश का लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित होना, 26 जनवरी 1950। और पहला जनरल इलेक्शन, प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52। क्लियर हुआ ये? ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये रिपब्लिकन कंट्री बना, इसके इंपॉर्टेंस क्या, मतलब कि जो हमारा देश जो एक गणतंत्र बना, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंस देखना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिकन कंट्री। ठीक, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस था वो था हमारे देश की सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यह होता है कि भारत ने अपने जो अंग्रेजी रूल हुआ करता था, ब्रिटिश राजशाही रूल, ठीक है, इससे पूर्णता अपने आप को स्वतंत्रता प्राप्त करी और अपने आप को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। देखिए, किसी भी राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र तब कहा जाता है जब उनके आंतरिक मामलों में या इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में किसी भी और देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उनके इंटरनल पॉलिसी कैसी होगी, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी कैसी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे। कोई और देश हमारे लिए इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसी तय नहीं करेगा। इसका मतलब होता है उस राष्ट्र का संप्रभु होना, सॉवरेनिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन होगा। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो सिर्फ उस देश की चुनी हुई सरकार तय करेगी। हमारे देश में आज जो कुछ भी होता है हमारी चुनी हुई सरकार तय करती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल तौर पर हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, ये हमारी सरकार तय करती है, सरकार जिसको लोगों ने चुना है। ठीक, हमारे यहाँ किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब होता है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक, तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, संप्रभुता स्थापित करी। दूसरा इंपॉर्टेंस था लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हम किसको कहते हैं, जहां पर वहां के जो लोग हैं वो अपना प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, लोग वोट डालते हैं, अपना एमपी चुनते हैं, विधानसभा में अपना एमएलए चुनते हैं और वही जाकर के क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे देश को डेमोक्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक हुआ इंपॉर्टेंस, तो डेमोक्रेटिक समझ में आया, जहां लोगों के द्वारा चुना जाए, सॉवरेनिटी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा था जस्टिस, ठीक, एंड इक्वालिटी। जस्टिस एंड इक्वालिटी, आप देखते हो हमारे संविधान में
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और समानता की गारंटी दी गई है। हमारे देश में सभी नागरिकों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, ये संविधान में लिखा है। ठीक, तो हमारे देश में सभी लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, गारंटी दी गई है संविधान में कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से विभाजित नहीं किया जाएगा, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। तो जस्टिस एंड इक्वालिटी इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंस। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ये चार इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, किसके? गणतंत्र राष्ट्र के। तो संविधान में हमने देखा है सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सामाजिक रूप से न्याय मिले। इसीलिए आपने देखा हो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज, इनको स्पेशल राइट्स दिए गए। इसके पीछे का कारण क्या था? सोशल जस्टिस, सामाजिक समानता लाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए। इसीलिए हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों का और माइनॉरिटीज का, या हम जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है, इनको विशेष प्रावधान दिए गए। ठीक है, मतलब स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया। क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये चार इंपॉर्टेंस थे: संप्रभुता, सॉवरेनिटी; डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक; जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता; सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ठीक, तो मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, ठीक, तो हमारा जो, और आपको एक चीज और याद रखनी है, हमारा ये जो रिपब्लिक होने का जो वो है, ये हमारा मोटिवेटेड है फ्रांस से, ये आपको याद रखना। मतलब भारत की गणतंत्रात्मक या रिपब्लिकन होना जो व्यवस्था है, ये किससे प्रभावित है? फ्रांस से। ठीक है, इट वॉज इफेक्टेड बाई दी विद दी फ्रांस। ठीक, और इसका सोर्स की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स क्या है? संविधान। ठीक है, और यहां पर शक्ति किसकी है? लोगों की शक्ति, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि वही चुनते हैं। ठीक है, और इनको शक्ति कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का गणतंत्र बनना एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। मतलब इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल वो, कि हमारा देश एक गणतंत्र व्यवस्था, एक गणतंत्र बना। ठीक है, जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया। मतलब इट हैज गिवन द फ्यूचर फॉर नेशन। ठीक, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी भारत का गणतंत्र बनना, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, आज ये हमें एक एक के लिए प्रेरणादायक यात्रा है कि जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में समानता, जस्टिस, सॉरी सोशल इक्वालिटी और न्याय के मूल्यों को दर्शाता है। मतलब हमारे डेमोक्रेटिक होना, जस्टिस होना, इक्वालिटी, इनकी वैल्यूज दिखाता है लोकतंत्र, या हम कहें गणतंत्र राज्य। ठीक है, इसीलिए हमारा देश आज भी गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। अवर कंट्री टुडे ऑल्सो नोन एज दी रिपब्लिकन। ठीक, तो ये पूरा एमरजेंस था, या एक कहें भारत का उदय गणतंत्र के रूप में, एमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं नोट्स के जरिए हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। ठीक, तो emergence of India as a republic nation. India attained independence on 15th August 1947, but the journey to becoming a republic nation concluded on 26 January 1950 when the Indian Constitution came into force. मैंने आपको बताया भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी 1950। इसके बाद बात करें, दिस इवेंट फॉर्मली डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए यहाँ सोशलिस्ट और सेकुलर लिखा हुआ है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि इसको 42nd अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये दो वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। पहले ये वर्ड्स नहीं थे, सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक। इसके बाद बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रिपब्लिक सिंबलाइजेस इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। मैंने आपको बताया कि हम जो पहले एक औपनिवेशिक शासन में के से मुक्त होकर के हमने अपने उसको प्रतिबद्धता किसको दिया, कमिटमेंट किसके प्रति दिखाया, लोकतांत्रिक, समानता और सामाजिक न्याय। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द नेशन में बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। मैंने आपको बताया गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। इसके बाद बात करें, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया क्यों एक रिपब्लिक कंट्री है, बिकॉज इट हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, भाई यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का टेन्योर जो है वो फिक्स टर्म है, कितना टर्म है, 5 साल। हमारे देश में राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। ठीक। तो इंडिया एक गणतंत्र है। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, ये पहले हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे, इनको कब बनाया गया था, 24 जनवरी 1950। इसके बाद बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। 26 जनवरी को भारत देश का संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत ने अपने आप को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेशन घोषित कर दिया। इसके अलावा हमने देखा कि इंडियन रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी कमेमोरेट्स द हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ द कंट्रीज जर्नी टू नेशनहुड। मैंने आपको बताया इस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय गणतंत्र दिवस, जो कि लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र जिस दिन हमने घोषित किया था उसकी राष्ट्रीयता की यात्रा पे एक ऐतिहासिक क्षण को याद किया जाता है। इसके अलावा बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि एक राष्ट्र को रिपब्लिकन नेशन बनाया हमें। पहला था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, मैंने बताया कि जो रियासतें थी उनका एकीकरण। इसके बाद बात करें संविधान बनना 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर होना 26 जनवरी 1950 को, और पहला जनरल इलेक्शन 1951 और 52 को। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया रिपब्लिकन नेशन के, क्या क्या था, सॉवरेनिटी, इंडिया गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश मोनार्क एंड एस्टैब्लिश्ड सॉवरेनिटी, संप्रभुता। इसके अलावा डेमोक्रेसी, इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन विच सिटीजंस गॉट द राइट टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता, हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स और इक्वालिटी है। और इसके अलावा हम बात करें सोशल जस्टिस की, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिपब्लिकन सिस्टम है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, फ्रांस से, और इसका सोर्स जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और पावर इसको कहां से मिलती है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक। अब मैंने आपको बताया इंडिया बिकम अ रिपब्लिक was a historical event that shaped the future of the country. It is an inspirational journey that reflects the values of democracy, equality and justice. The journey of Republic India is still going on. ठीक। तो मैंने आपको बताया भारत का गणतंत्र बनना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने देश के भविष्य को आकार दिया। इसके अलावा यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों को दर्शाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द इंस्पिरेशनल, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्लियर। और आज भी हम एक रिपब्लिकन कंट्री हैं। द जर्नी ऑफ रिपब्लिक इंडिया इज स्टिल गोइंग। ठीक। तो यहाँ पर आकर के हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। हमने पढ़ा एमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। ठीक। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय किस तरीके से हुआ हमने देखा। रिपब्लिक क्या होता है इसको हमने समझा। ठीक। रिपब्लिकन्स के क्या इंपॉर्टेंस है और भारत को एक रिपब्लिक कंट्री क्यों कहा जाता है वो भी हमने समझा। ठीक। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक। आई होप कि आपको इस क्लास की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक। देखिए ये हमारी जो जर्नी है वो अभी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, और होती रहेगी जब तक हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर देंगे। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।